राम राम, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, देख लिया होगा थंबनेल में, कैसे अपने 10 क्वेश्चन को पक्का करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। एक एक क्लास में आपको सारा का सारा मैटर बता दिया जाएगा, महिला और बाल अपराध से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, गारंटी से मेरे साथ बने रहिए आप। और यही अपने सलेक्शन वाले नंबर है। जीके में तो कुछ उलट पुलट हो जाता है, लेकिन ये जो फिक्स टॉपिक है, इनमें आपके एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो एक एक क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और तरीके से पढ़ते हैं। कहीं से कोई अपने दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर ये क्लास लेते हो तो आप। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि अपने ये जो क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास बता रहा हूँ। अपने राजस्थान पुलिस का एक अलग ही इंपॉर्टेंस अपने रखता है ये पार्ट, सबसे जो कि पिछली भर्ती में जोड़ा गया था, और इस वाली भर्ती में भी एक खास ही होने वाला है, जैसे कंप्यूटर की क्लास और महिला बाल अपराध। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, शेयर कर दिया करो जल्दी से जल्दी, ताकि अपने किसी न किसी को, सबको लाभ मिले इस चीज का। तो शुरू करते हैं। आज की जो स्पेशल क्लास है वो कौन सी है, महिला बाल अपराध की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। वो अपने है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कौन सी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपनी क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं। शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, शेयर कर दो। चलो, तो आज जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो यही अपने आज की क्लास। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात चल रही है अपने। तो कैसे क्या है, क्या कुछ खास है अपने, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले एग्जाम्स में, कैसे क्या है, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। और बोल रहा हूँ, एक भी अपने क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी से है। अपने राजस्थान पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो घोल के पी जाओ इन 10-15 टॉपिक को जो मैंने बता रखे हैं। आज अपनी फर्स्ट क्लास है महिला बाल अपराध की, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी क्या क्लास है, और आपको समझाने का तरीका जो है मेरा, वो कैसा लगा जरूर बताना। तो दहेज की अगर आप बात करा तो कैसे क्या है, तो दहेज किसे कहते हैं, जो डंगा है जो आयोग क्या कहते हैं, दहेज। ऐसा नहीं है, दहेज की अलग परिभाषा होगी भाई। अपने बोल तो सकते हैं जो डंडा है जो आता है उसे क्या कहते हैं, दहेज। तो बताता हूं मैं। ठीक है, दहेज के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो इसका प्रतिषेध, जो अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना था, वो कब बना था, 1961 में बना था। क्या इसकी प्राचीनता रही थी, कैसे क्या रही थी, वो चीजें अगर देखते हैं। तो दहेज की अगर अपन बात करते हैं तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका, अरबी भाषा का शब्द है, जिसे जहेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहेज भी कहा जाता है। समझेगी बात में, जहेज भी कहा जाता है। और इसे फिर तुर्की में भी बोला जाता है, तुर्की लैंग्वेज में भी इसे बोला जाता है, जिसे अपने सौगात कहते हैं। क्या कहते हैं, सौगात। समझेगी बात, जहेज कहो, सौगात कहो, ये एक ही वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है। समझेगी बात। और बताओ जी, येलो। दहेज की अगर अपन बात करते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी जान लेते हैं। ठीक है, मैं अपने जैसे स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं ना, ठीक वैसे वैसे समझो आप आराम से। तो सबसे पहले अगर दहेज के प्रति कुछ भी जो अपने कदम उठाया गया था, वो सबसे पहले अपने सिंध प्रांत में, कहां पर, सिंध प्रांत में अपने उठाया गया था। एक अपने नियम बना था लेती देती। कौन सा, लेती देती अधिनियम बना था। कब बना था गुरुजी, येलो 1939 को ये अपने नियम बना था, लेती देती अधिनियम, जो कि कहां पर बना था, सिंध प्रांत में। शाबाश। भारत की जो आप बात करा, तो भारत में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो बना था वो वर्ष 1950 में बना था। कब बना था, वर्ष 1950 में। इसमें अपने आईपीसी धाराएं जुड़ती है। कौन सी, आईपीसी, यानी इंडियन पैनल कोड। समझेगी बात में, इंडियन पैनल कोड। ठीक है, राइटिंग अच्छी है ना मेरी, बहुत अच्छी है। हाँ, तो इंडियन पैनल कोड की अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपने 406, ठीक है, समझे की बात नहीं। और बताओ 498 ए, 498 बी, 498 ये धारा और जुड़ी। और बताओ एक आती है 304 बी, ये अपने इंडियन पैनल कोड है। समझेगी बात, देखो 406 में ऐसा है, स्त्री धन क्या होता है बताएंगे कि, चलते तो जाओ। ठीक है,
कुछ बची है गलियां उन्हें भी तो सुन लो। तो 406 जो है अपने उसमें बताया जाता है कि स्त्री धन नहीं लौटाने पर 2 साल की सजा। कितने? 2 साल की सजा। 498 ए, 498 बी और 498 किससे संबंधित है गुरुजी? तो ये अपने घरेलू हिंसा। किससे? घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा को दहेज से क्या लेना देना? तो देखो टाबू, समझो, अंदाज इसकी बातों का ऐसा दिखाई दे। तो देखना इसमें होता क्या है, घरेलू हिंसा क्यों लिया गया है। तो देखो, अपने वाइफ ले आता है, यानी पत्नी को कभी उसकी सासू बोलती है, कभी उसकी देवरानी बोलती है, या कभी उसकी जेठानी बोलती है, जाए जा काम कर ले रहा, यो कर ले रहा, वो काम कर। तो वो भी एक घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। समझेगी बात में? उसकी ननद बोल दे जा ये करके लेके आ, तो वो अपने घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। अगर ऐसा होता है, घरेलू हिंसा में ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, तो देखना 498 ए और 498 बी दोनों में 3 साल की सजा है। और ये अगर 498 ही लगती है तो 2 साल की सजा है। समझेगी बात? ये देखो, तो यो के लो चपड़े हो। तो 304 की अगर मैं बात करता हूं, 304 बी के अंतर्गत ऐसा होता है, शादी के दिनांक से लेकर, शादी के दिन से लेकर 7 वर्ष के अंदर अगर महिला को प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, किसी कारण से अगर मार दे, प्रताड़ित कर, मानसिक या यातना देकर, कैसे भी, तो ध्यान रखिए उसको जो अपने सजा है वो 7 साल की सजा है। देखिए 7 साल की अपने सजा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7 साल की सजा है, ये ध्यान रखना, न्यूनतम। और बात करते हैं अधिकतम, आजीवन कारावास भी मिल सकता है। आजीवन के गुरुजी की पूरी जिंदगी के विषय में ना, आजीवन का मतलब होता है 20 साल की सजा जो मिलती है। एक होता है प्राकृत कारावास, कभी पूछ ले आजीवन के हो और प्राकृत के हो। तो आजीवन जो होता है वो 20 साल की सजा होती है, जबकि प्राकृत कारावास जब तक जिएगा तब तक घिसता ही रहेगा, जेल में चक्की आटो किसी। समझेगी बात? हाँ, तो ये होती है अपने इंडियन पेनल कोड, मैंने सारे बता दिए। अब देखो, ये भारत में जो हुआ था अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब? 1950 और 1958 की बात है। सबसे पहले अपने आंध्र प्रदेश में हुआ था ये लागू, जो कि अपने भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य है। कब हुआ था? 1958 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में लागू है। समझे की बात है? और बताओ गुरुजी, मजा की? तो और बताते हैं। तो देखना अपने इससे पहले कैसे क्या अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना था, एक बिल के रूप में था, कब इसको मंजूरी दी गई थी, वो भी तो जान ले। सबसे मोस्ट चीजें तो वही रही। तो देखो, समझो, बात करता हूं मैं वर्ष 1959 की। ठीक है, कब की? वर्ष 1959 की। तो देखना अपने एप्लीकेशन लगा दी गई थी, एक बिल ही होता है एप्लीकेशन, जब तक कोई राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता, संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वो एक बिल के रूप में ही रहता है। तो किसी ने अपने दहेज से तंग आकर, अपने कमेटी बैठती है तो वहां पर ऐसी बातें चली, उसने सुन ली, अपने एप्लीकेशन लगा दिया, बिल लगा दिया गया था, जो कि अपने 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल वर्ष 1959 को अपने ये बिल लगाया गया था। कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में। लेकिन लोकसभा की जो संयुक्त कमेटी है वो इस बिल को पास नहीं करती। तो क्या करेगा फिर गुरुजी? तो जब पास ही नहीं करती, तब अपने देखो, दहेज एक बीमारी है, दहेज एक बीमारी है, समझे? लाखों के घर उजड़ रहे हैं, देख लो आप। तो जब पास नहीं करती तो बीमारी का जो इलाज किया जाता है उसके लिए एम्बुलेंस आएगी। कौन सी? 108। तो संविधान की अनुसूची 108 के अनुसार, भारतीय संविधान की अनुसूची 108 के अनुसार संसद जो बुलाई जाती है, संसद अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? संसद अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद अधिवेशन बुलाया जाता है। और पहली बार जो बुलाया गया था 6 व 9 मई, 6 और 9 मई वर्ष 1961 को बुलाया गया था। 6 और 9 मई 1961 को संसद अधिवेशन बुलाया गया था, जो कि पहली बार। और ध्यान करिए, संसद अपने पहले आया था अपने राजस्थान पुलिस में। संसद क्या है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग होते हैं, वो संसद के भाग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, समझे की बात है? तो ये
तब जाकर अपने 20 मई, कब 20 मई और 1961 को अपने क्या होता है, इस बिल को राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। और मंजूरी दे दी तो अब आपने क्या बढ़ गया, अधिनियम। समझेगी बात में, तगड़ी चीज बताई ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना 1961 को अपने ये बन गया। अब मई की बात है, मई जून में बड़ी गर्मी पड़ जाए, बड़ी गर्मी पड़ जाए, ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो स्कूलों की छुट्टियां होती है। क्या होती है, स्कूलों की छुट्टियां। और टाबरा की स्कूल जो खुले वो कब खुले, जो खुलती है वो अपने 1 जुलाई को खुलती है। कब, 1 जुलाई। और 1961 को इस दहेज की जो बीमारी है उसके खिलाफ जो अपने क्या हुए, अधिनियम लागू कर दिया गया था। समझे की बात में, एक नहीं देगा ना समझाने की। हाँ, तो 1 जुलाई वर्ष 1961 को अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम ऐसे लागू हुआ था, जो कि अपने जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो क्या बताओ गुरुजी, आपने जम्मू कश्मीर यही बड़े की बेड़ बेटे ये जीती रहेगी है दहेज में ना, वहां पर भी अपने 31 अक्टूबर, कब 31 अक्टूबर वर्ष 2019 में वहां पर भी अपने ये नियम लागू कर दिया गया था। मोदी कर दिया तो है, तड़का में लगे ना एकदम। हो गया, इतना कुछ आता है समझ में, बताओ कोई दिक्कत। तो चले आगे और देखते हैं अपन। तो ये अपने 1 जुलाई वर्ष 1961 को लागू होता है। लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए, अपना दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 बार क्या होता है, संशोधन होता है। क्या होता है, 2 बार क्यों संशोधन। संशोधन का मतलब इसमें कुछ हस्तक्षेप किया जाता है, कुछ ना कुछ एडिंग की जाती है, कुछ ना कुछ संशोधन किए जाते हैं। तो देखो, पहला जो संशोधन होता है वो वर्ष 1984 को होता है। कब होता है, 1984 में अपने एक संशोधन होता है, जिसके अनुसार बताया गया है कि 1985 में जो भी अभी शादी होगी और उसमें दहेज दिया जाएगा, तो उस दहेज की जो लिस्ट है, सामान की जो लिस्ट है, वो अनिवार्य कर दी गई है। मान लो किसी ने चालाकी कर ली और किसी ने कार दी नहीं हो, लेकिन वो लगा दे केस दहेज को कि BMW दियो मानी है या कितने मांग की है, तो उसके लिए अपने सामान की लिस्ट भी जारी की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये अपने 85 में लागू किया गया था ऐसा काम, जो कि अपने 1984 में अपने संशोधन हुआ था। और बताओ गुरुजी दूसरों, तो देखो 1986 में फिर संशोधन किया गया था। 1986 में फिर संशोधन किया गया था, जिसमें 2 धाराएं जोड़ी थी। कितनी, 2 धारा। कौन कौन सी, तो येलो अभी मैंने बताया है, एक तो अपने 304 बी और एक आता है अपने 498 बी। ठीक है, 498 बी, दोनों में बी जोड़ेंगे, तुम ध्यान रखना, समझेगी बात में। इसमें अभी मैंने बताया था कि विवाह की दिनांक से 7 साल के अंदर किसी महिला को प्रताड़ित करके मानसिक रूप से या किसी भी करके मार दिया जाता है तो अपने 7 साल सजा है। ठीक है, और घरेलू हिंसा की जाती है पति द्वारा, पति के रिश्तेदारों द्वारा, बहन फूफा ननद, अपने भाभी, किसी के द्वारा भी, अपने बड़े भाई सास ससुर, उनके द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाता है तो अपने 3 साल की सजा है। समझेगी बात में। चल, इतना तो आ गया। अब क्या करूं, अब आगे चलते हैं। तो देखना, अब अपने लगभग हो जाता है ये दहेज का मैटर लगभग क्लियर। तो अब जो देखते हैं अपने दहेज की, अगर आप बात करें तो दहेज क्या है, दहेज क्या है, यही तो है। तो देखना, दहेज की परिभाषा ऐसा कुछ नहीं है कि दंड है, दंड दहेज कहते हैं ना रे। अब दहेज जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शादी में व्यक्ति समाज ऐसा ही तो होता है। तो ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी मूल्यवान वस्तु या फिर मूल्यवान प्रतिभूति क्या कहलाती है, दहेज कहलाती है। क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से दी गई मूल्यवान वस्तु या अपने मूल्यवान प्रतिभूति क्या कहलाती है, दहेज कहलाती है। गुरुजी ये तो समझ में आया, मूल्यवान वस्तु तो आप BMW कार ले लिया, मांग लिया या दे जा, तो
समझ में आया। लेकिन ये क्या चीज है, तो ये होता है अपने, इसमें आता है जेवर, ठीक, प्लाट के कागजात, मकान नामजद, प्रॉपर्टी नामजद, समझे की बात है, चेक बैंक में चेक कर दिए, ये लो इतने पैसे दे दिए डोनेट, ये लो दहेज में, तो वो चीजें जो आ जाती है वो अपने मूलभूत अपने प्रतिभूति में ही आती है। और बताओ तो दहेज जो क्या क्या चीजें हैं वो चीजें समझो थोड़ा सा। तो दहेज में एक अपने हक महर की राशि शामिल नहीं होती। हक महर के वो गुरुजी, तो ये होता है अपने मुस्लिम समुदाय, अपने मुस्लिम में होता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म में होता है, जिसके अनुसार अपने महर की राशि कैसे क्या है, जो अपने मुस्लिम पर्सनल लोग के अनुसार शरीयत का कानून जिसे बोला जाता है उसमें हक महर की राशि होती है, ठीक है, जो कि कभी दहेज में काउंट नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये शरीयत के अनुसार होता है, ठीक है, हक महर की राशि, ठीक है, जो कि अपने विवाह में वर पक्ष से वधु पक्ष की ओर दिया जाता है और 3 बार बोले जा कबूल है कबूल है कबूल है तब जा विवाह हो, समझे की बात नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हक महर की राशि नहीं होती, इसे शरीयत का कानून कहा जाता है, शरीयत का कानून, या इसे बोल सकते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, समझे की बात। चलो हक महर का गया। अब बताओ गुरुजी, उस टाइम अपने स्त्रीधन बहुत बोल रहे थे, क्या हुआ है, तो स्त्रीधन देखो, एक होता है स्त्रीधन, एक होता है स्त्रीधन, ठीक ठीक गुरुजी, एक होता है साझा, साझा का होता है जो सामान आता है ना, वो दूसरा आता है उपहार, उपहार। चलो स्त्री धन की अगर अपन बात करते हैं, वो केवल अपने पुत्री यानी बेटी के लिए होते हैं, जैसे जेवर हो गया अपने, ठीक है। अब जेवर को या तो जेवर भी आदमी भी डाल रहे घूमे, मंगलसूत्र घूमेड़ो दिखे, अपवाद की बात अलग है। तो जेवर जो होता है वो अपने स्त्री धन के अंतर्गत आता है, उसकी साड़ी वगैरह वो भी अपने इसी के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। साझा की वस्तुएं क्या हो गुरुजी, तो साझा करना, आपस में जो मिलजुल कर काम कर लेते हैं उसे साझा करना कहता है, समझे की बात है। वैसे ही जो भी अपने ये सामान लेके आएगी मैडम ब्याह में, जैसे कूलर लाएगी तो कूलर में सभी सोएंगे, सासू भी सोई, अपना बींद भी सोई, सभी सोई है। साझा की वस्तु ऐसे हो जाती है कूलर, फ्रिज, टीवी, बेड, सोफा सेट, सभी जो चीजें आती है जो अपने पारिवारिक रूप से यूज में ली जा सकती है, उपयोग में लाई जा सकती है, क्या कहलाती है, साझा वस्तुएं। के उपहार क्या होता है गुरुजी, फिर उपहार की सहेलियों द्वारा गिफ्ट दिया जाता है, वो क्या ना वो करें होती है। तो अब बात करते हैं उपहार क्या होता है। तो उपहार ध्यान रखना, शादी के टाइम अपने लड़की को दिया जाता है कि ये अपने जो अपने पति है तो उसकी ये बुआ जी के लिए है, या तारी बुआर सासू के लिए, या तारे ननद के लिए, ऐसा होता है ना, ये अपने दादेर सासू के लिए, ये अपने काकोसा के लिए, ये मामूसा के लिए, ये मामी के लिए, ये जो चीजें होती हैं वो कपड़े लाते हैं, वो उपहार में आते हैं, समझे की बात ना। तो ये है अपने दहेज का जो भी सिस्टम था। अब बताओ कोई दिक्कत, चलूं आगे, चलो अब बात करते हैं दहेज की। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि लागू तो कब हुआ भाई, भी मैंने बोला था ना, कब हुआ था, 31 जुलाई वर्ष 1961 में अपने ये लागू किया गया था, समझे की बात है। और बताओ गुरुजी, इसमें अपने 10 धाराएं थी, कितनी 10 धाराएं थी, वो कैसे क्या थी वो ही आपको समझना है। और यहाँ पर वेरी 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 इजी तरीका से समझना, आप एकदम कतई दिक्कत लेवा की जरूरत नहीं था, समझे की बात नहीं, तो इजी है एकदम। तो धारा फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट में अपने आती है प्रस्तावना, प्रस्तावना, ये क्या होता है भैया, तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावना जो होती है अपने अभी नियम में मैंने बताया था कब कैसे लागू होता है, ये क्वेश्चन अपने प्रस्तावना में ही आता है भाई। नियम कैसे तो बना, कब पारित हुआ, कब कैसे क्या अपने वो है, तो बनना और लागू होना इसके अंतर्गत प्रस्तावना में ही आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक जी गुरुजी। 2 की अगर अपन बात करते हैं तो 2 के अंतर्गत आती है दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा, ये ध्यान रखना वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना, दहेज की परिभाषा में 2 के अंतर्गत आती है। और दहेज अपने 3 टाइम तक लिया जा सकता है, 3 टाइम, अभी राजस्थान पुलिस में पूछा था, 3 स्थितियों में कैसे क्या लिया जाता है। तो शादी से पहले, शादी के
दिन, ये भी ध्यान रखना, शादी के दिन भी अपने ये दहेज लिया जा सकता है, वो अपने दहेज में काउंट होता है। और शादी के बाद, शादी के बाद ये भी आपको ध्यान में रखना है, समझेगी बात में। यो टीका दे दिया, यो फेरा दे दिया और ये रिसेप्शन में, समझेगी बात, ये अपने दहेज में ही काउंट होता है, समझेगी। हाँ, दहेज ऐसी बीमारी है, दहेज एक ऐसी बीमारी है जो उजाड़ आई कई बगियों को। तो दहेज की अगर अपन बात करते हैं, ये किसी बीमारी है, भी देखते हैं उसके बारे में। तो इतना बताता है। तो 3 की बात करते हैं, धारा 3 में क्या बता रहे हो, तो 3 को अपन बड़ा करते हैं तो ऐसे नहीं लिख सकते, क्या अपराध है, क्या है ये, एक अपराध है। अपराध क्यों किया, अपराध है तो बताओ। तो देखते हैं अपने अपराध कैसे है। तो देखना, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपने कानूनन अपराध है। अगर ऐसा करके कोई पकड़ा जाता है तो देख लो इधर 5 साल सजा, मौज कर दी। और बताओ, तो 15,000 रुपए जुर्माना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 15,000 रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा है धारा 3 के अंतर्गत। तो धारा 3 के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, जो अपने दहेज लेना और देना दोनों ही अपने कानूनन अपराध है। अगर ऐसा किए करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो 5 साल की सजा है, और 5 या 15 यानी 15,000 रुपए को जुर्माना लागत। और बताओ, तो 4 के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, 4 की अगर मैं बात करता हूं तो धारा 4 में, 4 बोलते हैं तो आचार, आचार याद आता है, नहीं आता है क्या भाई, आचार याद बनाएंगे, आता है। तो आचार्य की अपने क्या करते हैं, मांग करते हैं, यानी इसका मतलब है दहेज की केवल मांग करना, दहेज की केवल अपने मांग करना, ये भी ध्यान रखना, दहेज की मांग करना, ठीक है। दहेज की मांग कर ले, ओ मैं वो हूँ, ये हूँ, ढीकड़ा इस पद पे कार्यरत हो, और तब मांग सकते हैं। सॉरी, केवल इतना ध्यान रखना, दहेज की मांग करना अपने धारा 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर कोई मांग करता है तो न्यूनतम सजा की तो देख लो 6 माह, 6 माह। और अधिकतम बताओ, अधिकतम की अगर अपन बात करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो अधिकतम होती है वो अपने 2 साल की सजा, कितनी, 2 साल, ये भी कम है, ठीक है, समझेगी बात है। तो ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। न्यूनतम सजा की बात कर दी और अधिकतम सजा की बात कर दी, और 10,000 रुपए जुर्माना भी लागत, ठीक है। 10,000 रुपए जुर्माना, 10 रुपए मत समझ लेना, 10,000 रुपए बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो 10,000 रुपए और इधर 15,000 रुपए जुर्माना लगता है, कोई दिक्कत, चलो इतना आता है। अब इसके अंतर्गत धारा 4 पढ़ लिए, धारा 4 में भी थोड़ा सा सिस्टम बाकी है, उसको भी देखते हैं। और टोटल धारा जो है अपने कितनी है, अपने 10 धारा है, कितनी, 10 बहाने करके ले गए दिल, तो दिल को ले रहा है, 10 बहाने करके ले गए, दिल ही लेके जाते किसी बाबुल का तो लेके जाते हैं, घर वाला पता है वो जीव टुकड़े ही रहे, चलो। तो 10 बहाने करके ले गए दहेज, वो साथ में बेटी और ब्याह ले गया। चलो अब देखते हैं, अपने धारा 4 पढ़ लिए थे, धारा 4 में ए हो रहे, धारा 4A, इसके अंतर्गत क्या है, एक और अपन क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, यानी अगर दहेज संबंधी कोई भी अखबार में क्या दिया जाता है, ऐड कर दे, एडवर्टाइजमेंट कर दे, विज्ञापन कर दे, तो उस पर रोक है, उस पर रोक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस पर रोक है कैसे है, और उसका अगर किया जाता है तो वही 5 साल की सजा है, ये ध्यान रखना, 5 साल और अपने 10 से 15,000 रुपए जुर्माना अपने आ जाता है, समझेगी बात में। 15,000 रुपए वैसे लगते हैं जुर्माने के, ये ध्यान रखना, 15 ही लगता है, ठीक है। और 5 साल की सजा है। एड कैसे कर सकते हैं, तो एड देखना, अभी मान लो कोई अपने न्यूज़पेपर में भी ऐसे, भाई मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मेरी बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा, मैं इतना कुछ दे सकता हूँ, समझेगी बात में, इतना कुछ दे सकता हूँ, कोई विवाह कर ले जाए, तो सीधा ध्यान रखना ये जेल है उसे। और कोई ऐसे बोल जाए मैं अपने राजस्थान पुलिस पर कार्यरत हूँ, पर मेरे पास थोड़ा सा दहेज वहेज है, तो कोई लड़की चाहिए, तब भी देख लो, लगी नौकरी। और बताओ, तो अपन को ऐसा नहीं करना। 4A का सिस्टम होता है खत्म। और अब धारा 6 की बात करते हैं, 500 अपन कोई लेना देना को नहीं, ठीक है, 5 का अपने को कोई लेना देना
नहीं है। तो अपन 6 की बात करते हैं, तो 6 में अपने स्त्री धन लौटाने संबंधित है। स्त्री धन जो है वो अपने पत्नी का है। किसका? अरे यार गलत लिख दिया। जो अपने दहेज है, फिर गलत लिख दिया, पत्नी का है, ये ध्यान रखना। जो दहेज होता है उस पर अपने पति का कोई हक नहीं होता। जब तक राजी है तब तक ये अपनी हाजी हाजी है, बाकी तो देख लो सिस्टम। ठीक है, तो दहेज जो होता है वो अपने पत्नी का होता है, उसके बच्चों का होता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन एक बात समझाओ गुरुजी, बोलो कि नाबालिग हो, अगर लड़की नाबालिग हो तो उसका जो दहेज है वो बिचौलिए के पास रहता है। बिचौलिए जानोगे, जो सगाई करवाता है ना, जो शादी करवाता है सगाई के टाइम, फूफा या अपने मामा जो होते हैं बीच में, वो बिचौलिए कहलाते हैं। जब नाबालिग हो लड़की, तब तो 3 महीने तक वो जो दहेज होता है वो अपने बिचौलिए के पास रहता है। और नाबालिग की बात करें, सॉरी नाबालिग की अगर मैं बात करूं, तब तो अपने 1 साल, कब 1 साल तक, मतलब नाबालिग यानी ब्याह की उम्र की कौन, ठीक है, मतलब थोड़ी लड़की अपने बात करते हैं छोटी है उम्र में, तब जो उसका दहेज रहता है 1 साल तक अपने कहां पर रहता है, बिचौलिए के पास। और अगर बालिग है तो भी रहेगा कितने, 3 महीने, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 3 महीने फिर भी रहेगा। लेकिन अब गौर से सुनना, अगर मान लो अपने स्त्री की, अपने बात करते हैं पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जरूरी क्या, प्राकृतिक कारण से तो हो ही सकती है, एक्सीडेंट वगैरह में हो सकती है, और किसी कारण से हो सकती है, बीमारी में, तब क्या हो, तो उस भी स्थिति में अपने वो जो धन है भाई, अपनी मृत्यु हो जाती है प्राकृतिक कारण से, तो वो जो धन है अपने जो दहेज का, वो किसके पास रहेगा, वो उसके बच्चों के पास रहेगा। अगर तब भी हो तो भाई, मान लो नई नई शादी की हो और एक्सीडेंट में मामला खेल खत्म हो जाए, तब वो धन किसके पास रहेगा, तब तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो वो धन अपने वापस जो अपने लड़की के घर वाले हैं, लड़की के घर वाले उनका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उनको वापस लौटाना पड़ता है दहेज का, स्त्री धन का जो होता है। ठीक है, लड़की के घर वालों को वापस लौटाना पड़ता है, और नहीं लौटाए तब क्या कर लेगा मेरे। तो देखो इधर 2 साल, समझे की बात, 2 साल तक अपने जा सकते हैं। और न्यूनतम की बात करते हैं, तो अगर उनके घर वालों को नहीं लौटाया जाए तो सजा न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम तो 6 महीने, और अधिकतम की बात करते हैं 2 साल सजा होती है, और 5 से 10,000 रुपए जुर्माना भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब धारा पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, यानी 7। तो 7 कोई नहीं देता है तो 7 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपने 7 कौन पढ़े, कोई नहीं, तो 7 पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7 नहीं पढ़ेंगे। 8 का गुरु जी, ये लो धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा अपने 8 पढ़ रहे थे, फोन का थोड़ा सा स्टोरेज कम है तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो 8 के अंतर्गत बताया गया है अपने दहेज जो होता है, क्या दहेज जो होता है एक संघीय, या आप बोल सकते हैं अपने गैर जमानती है। क्या गैर जमानती है। अब ये गैर जमानती संघीय से क्या मतलब हो, तो ध्यान रखना, अपने संघीय या अपने बात कर सकते हैं दहेज लेने वाले और देने वाले की शिकायत किसी के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, समझेगी बात में, दहेज लेने वाले या देने वाले की किसी की भी शिकायत किसी के द्वारा कर दी जाती है, तो सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, और यहाँ पर अपने जमानत भी नहीं मिलती है, गिरते रहो। ठीक है, ये अपने संघीय अपराध में आता है। एक 8A भी होता है। 8A के अंतर्गत क्या होता है गुरु जी, तो बताओ, तो ये इसका मतलब होता है कि अपने दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो होता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है, उस चीज का उल्लेख इसमें मिलता है। तो इतनों कुछ अपराध बढ़े रहे कि लड़कों के लिए कुछ नहीं है क्या, या अपने दहेज लेने वाले के लिए कुछ नहीं है क्या, तो देखो ये रहा। इसका क्या मतलब है, तो 8 के अंतर्गत ऐसा बताया जाता है
कि दोषी जो होता है, दहेज लेने वाला या दहेज देने वाला जो दोषी होता है, वो खुद के दम पर, खुद के संयम पर अपने को निर्दोष साबित कर सकता है। इस चीज का उल्लेख अपने 8 के अंतर्गत आता है। जी गुरु जी, समझे बात में। 9 की बात करो आप, तो 9 के अंतर्गत ऐसा बताया जाता है कि दहेज से जितने भी संबंधित नियम बनेंगे वो केवल केंद्र सरकार द्वारा बनेंगे, ठीक है। और 10 की अगर अपन बात करते हैं, तो 10 में जितने भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम से जो भी नियम संशोधन होगा, उसमें अपने राज्य प्लस अपने केंद्र दोनों का ही अपने हस्तक्षेप होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, समझे की बात है। तो जल्दी से जल्दी अपन रिपीट करते हैं जोरदार तरीका से एक बार। तो देखना, दहेज अपने धारा 1 क्या बताया है, प्रस्तावना कब क्या लागू हुआ, कैसे क्या बना था, ठीक है, ठीक गुरुजी। दूसरी बताओ, तो दूसरी में दहेज की परिभाषा है, तो देखना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अपने बोल सकते हैं मूलभूत या अपने मूलभूत मूल्यवान वस्तु या अपने जो मूल्यवान प्रतिभूति होती है वो लेना या देना क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। तो दहेज एक बीमारी है, दहेज एक बीमारी है। जहेज रूपी बीमारी में लुट गई कई बाबुल की बगियां, जहेज रूपी बीमारी में लुट गई कई बाबुल की बगियां, ससुराल में आखिर कह दिया, आखिर तूने ऐसा क्या दे दिया। दबी सी आवाज में आंसू को पीती घूंघट से आड़ से कहती है, दबी सी आवाज में आंसू को पीती घूंघट की आड़ में कहती है, घर का चांद दे दिया, रोशन करने वाला दिया दे दिया, धन दे दिया, जान दे दिया, जिस्म का एक अंग दे दिया, पूछा तो उन्हें भी जाता है, आखिर ऐसा क्या दे दिया। तो ये एक दहेज की है, ठीक है। अभी भी लाखों अगर अपन बोल सकते हैं भाई, जी को 2-3 टावरे हैं, वो तो अभी तो बहुत दिक्कत ही है भाई, जिसके 3-4 लड़कियां हैं। कन्या भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा यही कारण है, आज दहेज के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या की वो हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3 के अंतर्गत बताया था मैंने, 3 जो अपने धारा 3 की बात करते हैं उसके अंतर्गत है दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें सजा 5 साल और जुर्माना 15,000 रुपए। 4 की बात करूं तो दहेज मांगना, तो मांगने में केवल न्यूनतम की 6 माह, अधिकतम 2 साल और जुर्मानों के है तो अपने 10 से 15,000, 10,000 रुपया, कितना, 10,000 रुपया। 4A की बात करते हैं, उसमें अपने सजा की बात करते हैं 5 साल, यानी एडवर्टाइज करना, 5 साल सजा है। और बताओ, तो अपने 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना, 15,000 रुपये का जुर्माना है 4A के अंतर्गत। 5 पढ़े नहीं, 6 पढ़े थे, उसके अंतर्गत स्त्रीधन लौटाना था, नहीं लौटाने पर न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 साल सजा, ठीक गुरु जी। और बताओ, 10,000 रुपये जुर्माना पड़ता। 7 अपना किसी ने दिया नहीं तो 7 वाली पटेंगे नहीं। चलो 8 बताओ, 8 की मैंने बताया था अभी, संज्ञेय अपराध है, सीआरपीसी धारा 154 के तहत बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी गुरु जी, समझा। 9 की बताओ, 9 पे अपने केंद्र सरकार बनाती है, 10 में अपने राज्य और केंद्र बनाती है। ये हो जाती है अपने दहेज की कंप्लीट क्लास फिनिश। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं मानता हूँ, जहां तक मुझे लगता है। पिछले पेपर उठा के देख लो, यहीं से क्वेश्चन आता है। जय हिंद, जय भारत।